Okay, let us now try to cover this act completely. Moving on to chapter 4, where we discuss about the powers, procedures, and duties of the authorities, which we have already discussed in chapter 2. Okay, so section 11 deals with the provisions and powers of conciliation officer, board, court, and tribunal. ठीक है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स विच आर फॉलोड के जैसे मान लो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ तो जो कोर्ट ये लेबर कोर्ट में ट्रिब्यूनल या कंसिलिएशन बोर्ड में जाएगा तो एप्लीकेशन कैसे मूव होगी, रेफरेंसेस कैसे मूव होंगे, तो उसको हम अभी स्टडी करेंगे. ठीक है. कंसिलिएशन ऑफिसर और अ मेंबर ऑफ द बोर्ड मे फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी into any existing apprehended industrial dispute after giving reasonable notice enter the premises of the establishment टू विच द डिस्प्यूट रिलेट्स. ठीक है, कि मान लो कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो या तो कोई कंसिलिएशन ऑफिसर जिसके पास वो डिस्प्यूट आया हुआ है या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ही हैज़ द पावर टू एंटर इनटू द प्रेमाइसेस. ठीक है. एवरी बोर्ड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल शैल हैव सेम पावर्स एज दैट ऑफ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. ठीक है. तो इसमें बेसिक पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट क्या होती हैं, जैसे इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, compelling production of documents, issuing commissions, and other such matters as may be prescribed. Now, every inquiry or investigation of the board is deemed to be a judicial proceeding within the meaning of 193 and 228 of IPC. कि इनको एक सिविल जज की पावर है. ठीक है. ब्रॉडली दिस इज द पावर ऑफ अ कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड और कोर्ट और ट्रिब्यूनल. सिविल कोर्ट की पावर होती है इनके पास. ठीक है. अ कंसिलिएशन ऑफिसर may enforce attendance of any person वही है for the purpose and inspect any document which he has ground of considering to be relevant to the dispute. So you can call for any document related to the dispute or settlement. ठीक है. A court, labor court, tribunal, if things fit, can appoint one or more persons having special knowledge under consideration as assessors. Assessors we have already discussed कि जो कोर्ट और ट्रिब्यूनल में होते हैं, बट प्लीज़ बी अवेयर कि ये पावर कंसिलिएशन ऑफिसर और बोर्ड के पास नहीं होती है. ठीक है ना. कंसिलिएशन बोर्ड जो होता है उनके पास नहीं होती है, लेकिन कोर्ट और ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास असेसर अपॉइंट करने की पावर होती है. ठीक है. सब्जेक्ट टू एनी रूल, जो भी इंसिडेंटल कॉस्ट होगी इसकी, एज द केस में जो भी इंसिडेंटल कॉस्ट टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर द लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल शैल बी इन डिस्क्रिशन ऑफ द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, एंड द लेबर कोर्ट एज द केस में बी शैल हैव फुल पावर टू डिटरमिन टू whom and to what extent and subject to what condition if any costs are to be paid. ठीक है. कि इनके पास जो कॉस्ट लगाने की और फाइन लगाने की भी पावर्स होती हैं. दे हैव अ वेरी पिक्यूलियर जुरिसडिक्शन जिसमें वो डिसाइड भी कर सकते हैं. दे हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑन दैट एंड दे कैन गिव नेसेसरी डायरेक्शंस फॉर द पर्पज एंड सच कॉस्ट मे ऑन एप्लीकेशन be made to appropriate government by person entitled and be recovered by that government in a manner thus areas of land revenue. So this is very important कि मान लो कोई फाइन कॉस्ट या एनीथिंग ड्यूरिंग द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स या एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट है उसने लगाया है, तो दैट कैन बी रिकवर्ड ईदर फ्रॉम द एम्प्लॉई और द एम्प्लॉयर एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू. की एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब वो SDM के पास एक रिकवरी सर्टिफिकेट बना के देते हैं एंड द SDM विल टेक फर्दर रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो भी सिविल प्रोसीजर कोर्ट में होगा. ठीक है. लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल शैल बी डीम टू बी सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट ऑफ कि इसमें अगर कोई मतलब पार्ट्स ऑफ सिविल कोर्ट है, दैट इज जस्ट जेनेरिक. ठीक है. सेक्शन 11A में है पावर्स ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल टू गिव अप्रोप्रिएट रिलीफ इन केसेस ऑफ डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ऑफ वर्कमैन. ठीक है. तो अब जैसे कोई डिसमिसल हुआ या डिस्चार्ज ऑफ वर्कमैन हुआ कि उसको निकाल दिया, तो इन अंडर दोज सर्कमस्टांसेस इफ़ द मैटर गोज टू लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, नॉट द कंसिलिएशन ऑफिसर, मतलब उसके पास नहीं है, ये सिर्फ कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के पास ही ये पावर है कि दे कैन रीइंस्टेट हिम, दे कैन प्रोवाइड हिम अप्रोप्रिएट रिलीफ. इंडस्ट्रियल, अब इसमें वेर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ अ वर्कमैन हैज बीन रेफर्ड टू द कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन, कि उसमें जो एडजुडिकेशन के लिए वो रेफरेंस किया हुआ है. एंड इन कोर्स ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स द कोर्ट और ट्रिब्यूनल
as the case may be, satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified. Ki if that was a illegal termination or any sort of discharge or dismissal, ठीक है, it may by award set aside the order of discharge or dismissal and direct for reinstatement of the workman. That is what I was telling you before. ठीक है, और may award any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal, कि इसका increment withhold कर लो or whatever it is, कि they have the power to provide appropriate relief. ठीक है, section 11A, quite clear. Any proceedings under labor court, tribunal or national tribunal as case may be shall rely only on material on record and shall not take fresh evidence. ठीक है, मतलब इस सेक्शन में जो रिलीफ अगर दी गई है तो जैसे मान लो कि कोई रेफरेंस आया हुआ है लेबर कोर्ट के पास, ठीक है, और उसको जैसे मान लो कंसिलिएशन पहले हुई थी और अब रेफरेंस आया हुआ है लेबर कोर्ट के पास, तो एडजुडिकेशन हो रही है, तो जो ऑलरेडी कंसिलिएशन में मटेरियल एविडेंस उनके ऑन रिकॉर्ड है वो उसी को देख के अप्रोप्रिएट रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं. दे कैन नॉट से कि कोई फ्रेश एविडेंस आउट ऑफ द ब्लू अगर आ गया है और उसके बेसिस पे वो रिलीफ नहीं दे सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट दिस सेक्शन सेज कि ठीक है. सेक्शन 12 ड्यूटीज़ ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर. तो सेक्शन अभी हमने पिछले सेक्शन 11 में प्रोसीजर्स देखे और कुछ पावर्स देखी लेबर कोड की. सेक्शन 12 में हम ड्यूटीज़ ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर देखेंगे. वेर एनी सेक्शन 12 सेज दैट वेर एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और इज एप्रीहेंडेड, कंसिलिएशन ऑफिसर मतलब या तो डिस्प्यूट है और इट इज़ एप्रीहेंडेड कि या उन्हें पता चला है कि डिस्प्यूट हो सकता है. द कंसिलिएशन ऑफिसर में और वेयर द डिस्प्यूट रिलेट्स टू अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ठीक है, एंड अ नोटिस अंडर द सेक्शन 22 हैज़ बीन गिवन शैल होल्ड कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर. कि जैसे उनको पता चला है कि डिस्प्यूट ऑलरेडी है या डिस्प्यूट हो सकता है नियर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली पानी या सैनिटेशन विभाग का कोई मैटर है जिसमें ऑलरेडी सेक्शन, बिकॉज यू नो दैट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में दे कैन नॉट डायरेक्टली रेज अ डिस्प्यूट एंड गो टू स्ट्राइक, दे हैव टू गिव अ नोटिस. सो अगर ऐसी नोटिस भी आई हुई है तो जैसे ही ये नोटिस आती है कंसिलिएशन ऑफिसर विल स्टार्ट होल्डिंग हिज प्रोसीडिंग्स इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर. ठीक है, द कंसिलिएशन ऑफिसर shall for the purpose of bringing about a settlement of the dispute without delay investigate the dispute and all matters affecting the merits and right settlement. ठीक है, and may do all such thing as he deems fit for the purpose. कि इसके लिए कुछ भी करना पड़े he will go to whatever is legal and possible. ठीक है, of inducing parties to come to a fair amicable settlement of dispute. So इसमें the conciliation officer is not as much bound by the legal procedures as a ordinary judge. So he can try to bring both the parties on the same page, उनसे बात करेंगे और he can try to do some amount of practical justice. तो वो भी कर सकते हैं. Now if a settlement of dispute or any of the matter in the dispute is arrived in the course of conciliation proceedings, the conciliation officer will send a report to appropriate government. ठीक है, कि अगर कंसिलिएशन हो गया तो वो उसकी वो रिपोर्ट बना के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, सेंट्रल इंडस्ट्री है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट इंडस्ट्री तो स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे, और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड in this behalf by the appropriate government together with a memorandum of settlement signed by the parties to the dispute. तो ये रिपोर्ट भी बनाएंगे और रिपोर्ट के साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो दोनों पार्टी के जिस पे दस्तखत होंगे डिस्प्यूटिंग पार्टीज के, वो भी उसके साथ अटैच करके भेजेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को. ठीक है, नाउ इफ नो सच सेटलमेंट इज अराइव्ड at the conciliation officer shall as soon as practicable after closing the investigation send to appropriate government full report. कि उस रिपोर्ट में भी ये बताएंगे कि facts and circumstances relating to dispute and bring about a settlement thereof together with full statements of such facts and circumstances and the reason on account of which is in his opinion the settlement could not be arrived. तो रीज़न भी देंगे कि क्यों सेटलमेंट नहीं हो पाई. ठीक है, अगर कोई सेटलमेंट नहीं हो पाई तो if on consideration of the report, if on a consideration of report referred in section 4, जो अब सेक्शन में जो रिपोर्ट है कि फेलियर की रिपोर्ट आ गई है, appropriate government is satisfied that there is a case of reference to the board, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कि भाई अब इसको या तो बोर्ड के पास भेजा जाए या लेबर कोर्ट में भेजा जाए एडजुडिकेशन के लिए डायरेक्टली, सो दैट
will be decided by appropriate government and the appropriate government will make such reference. Such reference का मतलब है कि वो notify करेंगे official gazette में कि इसको labor code को देना है कि कहाँ देना है. Where the appropriate government does not make any reference, it shall record and communicate to parties concerned its reason thereof. तो अगर notify नहीं किया, further उस पर adjudication नहीं हुई, settlement भी नहीं हो पाया, तो appropriate government जो है वो रिकॉर्ड करेंगी रीजंस के साथ कि हम क्यों नहीं इस पे आगे सेटलमेंट भेज रहे हैं कहीं एडजुडिकेशन के लिए. ठीक है. अ रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी सबमिटेड विद इन 14 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स. की कंसिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं और 14 डेज के अंदर जो है रिपोर्ट आ जानी चाहिए या और भी शॉर्टर पीरियड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. दैट मीन्स कि एज सुन एज द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैव स्टार्टेड तो 14 डेज के अंदर अंदर जो है ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको. प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर द टाइम फॉर सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट में बी एक्सटेंडेड बाय सच पीरियड एज मे बी अग्रीड अपॉन. लेकिन अगर पार्टीज अग्रीड हैं कि ठीक है 14 डेज में नहीं हमारा सेटलमेंट हो पाया, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट नहीं साइन कर पाया, तो दोनों पार्टी की सहमति से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है. दैट इज व्हाट सेक्शन 12 सेज. दीज आर द ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर. नाउ वी मूव टू ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड. ठीक है. बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में बोर्ड की क्या ड्यूटीज़ होती हैं. ठीक है. वेयर द डिस्प्यूट हैज़ बीन रेफर्ड टू द बोर्ड अंडर द एक्ट, द ड्यूटी ऑफ बोर्ड इज़ टू एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट अ सेटलमेंट. वो भी वही करेगा कि सेटलमेंट की कोशिश करेगा बोर्ड. ठीक है. विदाउट एनी डिले. बोर्ड इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव body also. So board will investigate the dispute and all matters affecting it to it and may do all such things as it thinks fit to reach to a fair and amicable settlement of dispute. Board shall if a settlement could not be arrived, so if the settlement has arrived, the board will send a report. नहीं हुआ, then also it will send a report recording reasons why the settlement could not be arrived. ये उनको भेजेंगे. On receipt of the report, the dispute relating under subsection 3, if the dispute relates to a public utility service, government does not make any reference to labor court, board or tribunal under section 10, then it shall record and communicate to parties concerned. ठीक है. कि अगर कोई सेटलमेंट फेल हो जाती है कंसिलिएशन बोर्ड से भी और वो नॉर्मल अगर इंडस्ट्री है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस नहीं है, तो उसको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको चाहे तो दे आगे एडजुडिकेशन के लिए या ना दे. बट अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के केस में अगर वो आगे एडजुडिकेशन में नहीं जाना चाहती है, अगर उसको रेफरेंस नहीं देते हैं, देन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल हैव टू कम्युनिकेट टू पार्टीज द रीज़न एज टू वाई दे आर नॉट मूविंग फर्दर टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट. ठीक है. The board will submit its reports within 2 months from the date on which the case was referred. कि 2 महीने के अंदर में कंसिलिएशन के लिए 14 डेज दिए जाते हैं. बोर्ड के पास जो है वो 2 महीने का टाइम होता है. दोनों के केस में ये है कि इफ द पार्टीज अग्री, द विच इज ऑलमोस्ट इन एवरी केस ये होता है, तो दे कैन स्ट्रेच इट टू अ फर्दर टाइम पीरियड ऑफ अनदर 2 months. So 2 months है और 2 months के बियॉन्ड अनदर 2 months उनको मिल जाते हैं. ठीक है. इन एग्रीगेट की मतलब 2 से 2 और 2 4 महीने से ज़्यादा तो नहीं रख सकते. ठीक है. और कोर्ट, लेट अस नाउ मूव टू द ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट. ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट, अ कोर्ट शैल इंक्वायर इनटू मैटर्स रेफर्ड टू इट एंड thereon to refer to it and a report thereon to appropriate government ordinarily within a period of 6 months from the commencement of inquiry. तो अगर लेबर कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको केस को सॉल्व करना है. लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये तो फिर ये भी एक्सटेंड हो ही सकता है बाद में अगर पार्टीज एग्री. ठीक है. ड्यूटीज ऑफ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल जो है when the industrial dispute has been referred in labor court, tribunal or national court. अच्छा, ये जो court है, this is court of inquiry, I suppose. Let me just check in the definitions under section 2. So court is court of inquiry. Okay.
तो कोर्ट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होती है? ये आर्बिट्रेशन बॉडी होती है, ठीक है। तो वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो हम पढ़ रहे थे वो लेबर कोर्ट नहीं है, दैट इज द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जहाँ आर्बिट्रेशन के लिए मैटर गया हुआ था। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विल इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड देन एज यूजुअल 2 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ओके, सो वेयर वर वी? दिस इज डन। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। लेबर कोर्ट्स के पास कितना टाइम होता है? इट शैल होल्ड प्रोसीडिंग्स एक्सपीडिशियसली एज एंड व्हेन द रेफरेंस इज रिसीव्ड within a period specified in the order. Okay, so that this we have already studied कि when the reference is made to a labor court tribunal or national tribunal, then under such circumstances जो period जिसमें उनको उस dispute को decide करना होता है that is itself given in the reference। तो reference में जितना time उनको दिया है 2 months 3 months और whatever गवर्नमेंट ने उस टाइम में उनको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। For what should be the form of report or award? The report of board or court. Board is your conciliation board and court is your court of inquiry, COI। COI is an arbitration body, ठीक है। Shall be in writing, provided that nothing in this section shall be deemed to prevent any member of board or court from the recording any minute of dissent from the report or from recommendations made therein. The award of labor court, tribunal or national tribunal shall also be in writing and it shall be signed by the presiding officer, ठीक है। तो दोनों में आई मीन आर्बिट्रेशन एज वेल एज कंसिलिएशन ऑफिसर का भी रिटन ही होगा, ऑल्दो इट इज़ नॉट मेंशन। सो अच्छा, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड अवार्ड। एवरी रिपोर्ट ऑफ अ बोर्ड और कोर्ट टुगेदर विद मिनट ऑफ डिसेंट, कि मान लो किसी को उस पर्टिकुलर सेटलमेंट या उस पर्टिकुलर अवार्ड से आई मीन अगर इफ ही somebody is dissatisfied, then also his dissatisfaction is recorded in the minute of dissent। Therewith, every arbitration award and every award of the labor court, tribunal and national tribunal shall be within 30 days from the date of receipt of appropriate government। की appropriate government को जैसे ही labor court, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन या लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट मिल जाती है, 30 डेज के अंदर अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल हैव टू पब्लिश द ऑर्डर एंड नोटिफाई इट, ठीक है। Subject to the provisions of section 17A, award published under subsection 1 shall be final and shall not be called into question by any court in any manner। So the decision if it is published तो वो final हो जाता है and the parties to the dispute they will have to abide by the order। Now if they don't abide by the order then it amounts to violation of law which is an illegal act, so they can be punished for it, ठीक है। तो सेक्शन 17A कमेंसमेंट ऑफ अवार्ड, की अवार्ड एक बारी पब्लिश हो गया तो उसकी उस अवार्ड की कमेंसमेंट डेट क्या होगी? द अवार्ड शैल बी इन्फोर्सिबल ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन अंडर सेक्शन 17, ठीक है। तो लेट अस से मैटर डिसाइडेड बाय कोर्ट, ठीक है। तो डिसाइडेड बाय कोर्ट, उसके बाद से 30 डेज लगते हैं टू पब्लिश अवार्ड, another 30 days that then we can enforce the award, ठीक है। so this is the story, ठीक है। provided that but there is a catch, appropriate government is of the opinion that labor court or tribunal in relation to any industrial dispute to which it is a party। मान लो अगर कोई dispute है और उसमें government itself is the party, कोई सरकारी कंपनी में वर्कर मैनेजमेंट के बीच में अगर dispute हो जाता है तो जो मैनेजमेंट है वो सरकार हो जाती है। so under that circumstances if the central government is of the opinion that in any case where the award was given by the national tribunal, ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी नेशनल ट्रिब्यूनल के अवार्ड में जिसमें वो खुद भी पार्टी रही है तो सच, ठीक है ना, एंड दैट इट विल बी inexpedient in public interest affecting national economy, social justice to give effect to whole or any part of the award, the appropriate government and or as the case may be, central government may by notification in the Gazette declare that the award shall not become enforceable upon the expiry of period of 30 days। तो उस केस में इनको नोटिफिकेशन ला के बताना पड़ेगा कि वो अवार्ड तो था बट दैट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल, और उस केस में जो है
central government has a power to override the jurisdiction of labor courts. Where any declaration has been made in relation to an award under provisional section 1, appropriate government or central government may within 90 days from the date of publication of award under section 17 may make an order rejecting or modifying the award. ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन ले आके. ठीक है, shall on the first available lay the award together with a copy of the order before the legislature of the state if the order has been made by the state government. तो they can bring in a notification, the central government और state government ये notification लाके इसके award को quash कर सकते हैं. लेकिन if the award of labor court or tribunal or national tribunal has been quashed by a notification by central or state government, they will have to lay down the notification इन लेजिस्लेचर. ठीक है, कि उनको यूनियन अगर सेंट्रल है तो यूनियन पार्लियामेंट में, और अगर स्टेट है तो स्टेट लेजिस्लेचर में उनको उस नोटिफिकेशन को ले डाउन करना पड़ेगा. दे विल हैव टू टेबल इट बिफोर द लेजिस्लेचर और उस पर वो डिस्कशन भी हो सकती है. एंड दैट इज ऑल अबाउट इट. ठीक है, वेर एनी अवार्ड वॉज रिजेक्टेड, दिस बेसिकली इज डन सो दैट if there is something being done, if there is some excesses being committed by the executive, that has to be discussed in the legislature. ठीक है, तो legislature में उसकी वाइड मीडिया पब्लिसिटी हो जाएगी और लोग उस पर पार्लियामेंटेरियंस एंड स्टेट लेजिस्लेचर के जो लोग हैं दे विल डिस्कस इट. तो उससे क्या होगा कि people will get more awareness about the subject. ठीक है, such award shall become now where any award is rejected or modified by an order laid down before the legislature and parliament, की parliament में भी lay down कर दिया, such award shall become enforceable on the expiry of 15 days from the date on which it was laid. तो जैसे उसको लेजिस्लेचर में ले डाउन किया, सब पार्लियामेंट में सबको बता दिया या स्टेट लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म कर दिया, उसके 15 दिन बाद जो नलिफिकेशन या क्वैशिंग ऑर्डर है वो इन्फोर्सेबल हो जाता है. ठीक है, Section 17B, payment of full wages to the workmen pending proceedings in higher courts. तो इसमें बेसिकली ये है कि मान लो अगर कोई लेबर कोर्ट में बेसिकली वेर एनी केस इन लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल बाई इट्स अवार्ड डायरेक्ट्स रीइंस्टेटमेंट ऑफ द वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर प्रेफर्स दैट प्रोसीडिंग्स. मान लो कि ट्रिब्यूनल ने कोई अवार्ड दे दिया रीइंस्टेटमेंट का. अब ट्रिब्यूनल के अवार्ड जो है फाइनल तो है बट दैट इज ऑल्सो अपीलेबल इन हाई कोर्ट. तो अगर एम्प्लॉयर चला गया कि भाई हाई कोर्ट में अगर हम जाते हैं इसके अगेंस्ट कि विल नॉट रीइंस्टेट हिम, तो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स जब तक रहेंगी तब तक एम्प्लॉय को फुल वेजेस देनी होंगी. यही सेक्शन 17B बताता है. ठीक है, इफ द वर्कमैन हैज नॉट बीन एम्प्लॉय मतलब दे विल हैव टू pay full wages pending the final decision of the higher court. ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस में भी उनको पूरे पैसे देने पड़ेंगे. Arbitration is one part. Okay, section 19, period of operation of settlement and awards. ठीक है, वॉट बेसिकली अगर सेटलमेंट या अवार्ड कोई रीच्ड है तो वो कब तक इन्फोर्सिएबल होता है. ठीक है, अ सेटलमेंट शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन डेट अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज. कि जो भी MOS ये साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, उसमें ये भी डेट मेंशन्ड होती है कि किस डेट से इफेक्टिव होगा, तो उस डेट से वो इन्फोर्सिएबल हो जाता है. लेकिन अगर मान लो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है तो डेट ऑन विच द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट वॉज साइन बाय द पार्टीज दैट इज टेकन एज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट. ठीक है, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मेमोरेंडम. ठीक है, सच सेटलमेंट शैल बी बाइंडिंग अपॉन फॉर अ पीरियड एज अग्रीड बाय द पार्टीज. कि उसी MOS में ये भी लिखा होगा कि 6 महीने या साल भर तक के लिए सेटलमेंट चलेगा. लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है, इफ नो सेटलमेंट नो पीरियड इज अग्रीड अपॉन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months from the date on which the MOS was signed by the parties and shall continue to be binding on the parties after the expiry of period aforesaid until the expiry of 2 months from the date on which the notice in writing of an intention to terminate. कि भाई अगर तो कोई सेटलमेंट लिखा ही नहीं है, ठीक है,
तो वो तब तक चलेगा, इंडेफिनिट पीरियड तक चलेगा। लेकिन अगर मान लो कोई एक पार्टी कहती है कि आई वॉन्ट टू टर्मिनेट दिस सेटलमेंट, तो उस पार्टी को 2 महीने का एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, फेयर इनफ। एन अवार्ड शैल 2 महीने का नोटिस देंगे और 2 महीने के बाद ही वो फिर उसको सेटलमेंट खत्म कर सकते हैं अपनी तरफ से। An award shall subject to the provisions of this section remain in operation for a period of 1 year from the date on which the award becomes enforceable। and तो अगर कोई अवार्ड है, ये आपका इसका आर्बिट्रेशन का अवार्ड है। आर्बिट्रेशन बेसिकली आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या इस तरह की जो बॉडीज होती हैं, जो आर्बिट्रेशन बॉडी होती हैं, उनका जो वर्डिक्ट होता है उसको हम अवार्ड कहते हैं। ठीक है, तो अवार्ड की लाइफ टाइम होती है, 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। Appropriate government has a power to reduce it to such fixed period as it thinks fit। कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि उसको कम भी कर सकती है। Provided further that the appropriate government before the expiry of the set period extend the period of operation not exceeding 1 year at a time as it thinks fit। However, the total period of operation of award should not exceed 3 years from the date on which it came into operation। तो 1 year at a time appropriate government award को बढ़ा भी सकती है, बट ओवरऑल 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। जो भी अवार्ड है आपका, कोर सेटलमेंट अवार्ड है आर्बिट्रेशन का। ठीक है, where appropriate government whether on its own motion or application of any party bound by the award considers that since the award was made there has been material change in circumstances on which it was based। कि भाई अगर आपने कोई सेटलमेंट किया था और सर्कमस्टांसेस बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं, टाइम और आई मीन मे बी टाइम और कंपनी की मैनेजमेंट की जो है सिचुएशंस के हिसाब से, तो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रेफर द अवार्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू द लेबर कोर्ट। कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अब जो है उसको लेबर कोर्ट में एडजुडिकेशन के लिए आगे भेज सकती है। इफ़ द अवार्ड वॉज दैट ऑफ अ लेबर कोर्ट और ऑफ ट्रिब्यूनल, कि उसको अगर मान लो लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का अवार्ड था तो उसको भेज सकती है। इफ़ द अवार्ड वॉज दैट ऑफ अ ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर अ डिसीजन वेदर द पीरियड ऑफ ऑपरेशन शुड नॉट by the reason of such change be shortened and the decision on the reference shall be final। ठीक है, एक सेकेंड वेट कर। तो let us now discuss about the commencement and conclusion of the proceedings। A conciliation proceeding shall be deemed to have commenced on the date on which the notice of strike or lockout under section 22 इज़ रिसीव्ड बाय द कंसिलिएशन ऑफिसर। तो डिस्प्यूट होगा तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को एक नोटिस देती हैं, और जैसे ही नोटिस कंसिलिएशन ऑफिसर के पास पहुंचती है, नोटिस एक पार्टी या दूसरी पार्टी जिसको भी मिलती है, तो कंसिलिएशन ऑफिसर उस डेट से उस प्रोसीडिंग को कमेंस स्टार्ट करता है। अब व्हेन इज़ द प्रोसीडिंग कंक्लूडेड? ए, सेटलमेंट हैज़ बीन अराइव्ड। तो अगर सेटलमेंट अराइव हो गई है तो डेट जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जिस डेट पे साइन हुआ है उस डेट को प्रोसीडिंग हो जाएगी कंक्लूड। मान लो नो सेटलमेंट हैज़ बीन अराइव्ड, तो रिपोर्ट कंसिलिएशन ऑफिसर की जिस दिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है ना, मिल जाती है उस दिन वो कंक्लूड हो जाएगी। और व्हेन द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड पब्लिश अंडर सेक्शन 17 एज द केस में भी। ठीक है, रेफरेंस इज मेड टू लेबर कोर्ट। मान लो कोई लेबर कोर्ट का मैटर है, तो किस लेबर कोर्ट का मैटर किस दिन ख़त्म माना जाएगा? उस दिन ख़त्म माना जाएगा कि व्हेन द रेफरेंस इज मेड टू लेबर कोर्ट अंडर सेक्शन 10 पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो ये तीसरे तरीके से कंक्लूजन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कैसे हो जाती है कि जिस डेट को रेफरेंस भेज दिया लेबर कोर्ट में उसी डेट से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग खत्म हो गई कि आज से अब इस पर एडजुडिकेशन होगी। ठीक है, प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 10A, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन का क्लॉज है सेक्शन 10A में, या तो 10A में आर्बिट्रेटर के पास हो या लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास हो, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमेंस्ड ऑन द डेट रेफरेंस टू द डिस्प्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन एज द केस में बी। जिस डेट को रेफरेंस किया उस डेट से प्रोसीडिंग्स कमेंस हो गई कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और आर्बिट्रेशन की। ठीक है, और डीम टू हैव बीन कंक्लूडेड कब होंगी? ऑन द डेट ऑन विच द अवार्ड बिकम्स इनफोर्सिएबल। जिस दिन पब्लिश हुआ या जिस दिन अवार्ड साइन किया प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, उस दिन नहीं, जिस दिन वो इनफोर्सिएबल हुआ उस दिन से वो अवार्ड जो है, प्रोसीडिंग्स जो है कंक्लूड मानी जाएंगी। ठीक है,
Now let us move to chapter 5. Chapter 5 is a very important chapter which deals with strikes and lockouts. देखो strike का मतलब होता है हड़ताल जो एम्प्लॉयज़ करते हैं, रिफ्यूज़ल ऑफ टू वर्क, ठीक है. और लॉकआउट का मतलब होता है इट इज़ फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड दैट दे डू नॉट let them enter the premises to carry on their work, ठीक है. नाउ लेट अस स्टडी सेक्शन 22, ठीक है. प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट. सबसे पहले तो ये लिखा है कि एनीबडी हु इज़ वर्किंग इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल नॉट गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि उनको तो जाना ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी जाना पड़े तो दे विल हैव टू गिव अ नोटिस टू द एम्प्लॉयर ऑफ 6 weeks. 6 weeks इज़ 42 days, ठीक है ना. 6 हफ्ते का नोटिस देना पड़ता है. ये कोड में 60 days का कर दिया गया है, तो दिस इज़ नॉट significant at this point of time. We'll discuss the code on industrial relations in a later class. तो अभी के लिए इतना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये कहते हैं कि जो अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कोई आदमी स्ट्राइक पे जाना चाहता है तो उसको 6 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा, 6 weeks का. और उसके बाद विद इन 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस, कि नोटिस दे दी और उसके 14 दिन के अंदर अंदर तो स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकते. सी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक, कि 6 weeks के बाद की कोई डेट दी तो उसमें जो डेट लिखी हुई है, तो जो डेट लिखी हुई है आपके नोटिस में उस डेट के पहले आपको नहीं जाना चाहिए. एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग. तो मान लो कोई स्ट्राइक का नोटिस दिया, तुरंत कंसिलिएशन ऑफिसर आया, उसने कहा कि भाई कंसिलिएशन मीडिएशन कराते हैं, तो कंसिलिएशन मीडिएशन ऑफिसर के पास अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो जब तक वो कंक्लूड नहीं हो जा सकती कोई पार्टी स्ट्राइक पे नहीं जाएगी. नो एम्प्लॉयर कैरिंग ऑन एनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल लॉक आउट. वह सेम इज़ द केस फॉर एम्प्लॉयर्स ऑल्सो, कि भाई कोई अगर मान लीजिए कि सैनिटेशन वर्कर्स हैं, तो सैनिटेशन वर्कर्स ने स्ट्राइक नहीं की लेकिन मैनेजमेंट ने नाराज़ होकर उनको इक्विपमेंट देने बंद कर दिए या मे बी उनको एंट्री अलाउ बैन कर दी, तो लॉकआउट भी नहीं होना चाहिए. सिमिलर उनके लिए भी है. विदाउट गिविंग अ नोटिस, कितने का, 6 weeks का. 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लॉकआउट पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, ठीक है. नोटिस ऑफ लॉकआउट और स्ट्राइक अंडर दिस सेक्शन शैल बी नेसेसरी, शैल नॉट बी नेसेसरी. अब ये जो नोटिस है ये नेसेसरी नहीं है वेयर देयर इज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग स्ट्राइक. अब मान लो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्राइक है, स्ट्राइक चल रही है, ठीक है, उस केस में तो नोटिस देने का कोई मतलब ही नहीं है. और एज द केस अगर लॉकआउट ऑलरेडी कर रखा है तो उस केस में भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है. बट द एम्प्लॉयर शैल सेंड एन इंटीमेशन ऑफ सच लॉकआउट और स्ट्राइक ऑन द डे ऑन विच इट वॉज डिक्लेयर. तो जिस डेट पे वो स्ट्राइक चल रही है उस डेट पे एम्प्लॉयर को एक वो देना पड़ेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कि भाई डिक्लेयर्ड इन टू द स्पेसिफाइड इधर जनरली और थ्रू फॉर अ पर्टिकुलर एरिया. तो मतलब गवर्नमेंट को उसका आपको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा, और वो भी कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा, ठीक है. नोटिस ऑफ स्ट्राइक रेफर्ड शैल बी गिवन बाई सच नंबर ऑफ पर्सन्स to such persons or persons in such manner as may be prescribed. जो prescribed परफॉर्मा है, कितने लोगों को देना है, कितने लोगों को और कब देना है, ये ऑलरेडी देना पड़ेगा. नोटिस ऑफ लॉकआउट शैल बी गिवन इन सच मैनर एंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. If on the day and if on any day employer receives from any person employed by him any such notices are referred as referred under subsection 1, gives to any person employed by him any such notice as referred to under subsection 2, he shall within 5 days report to appropriate government. तो मान लो अगर कोई स्ट्राइक का नोटिस आता है एम्प्लॉयर के पास तो 5 दिन के अंदर अंदर उसको गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देना है. और अगर कोई लॉकआउट का नोटिस आता है एम्प्लॉय के पास, ठीक है, तो उसको 5 दिन के अंदर अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देना है. दिस इज प्रोहिबिशन. सेक्शन 22 क्या है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए है. सेक्शन 23 क्या है, जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट. कि नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में क्या है, नो वर्कमैन इज एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड नो एम्प्लॉयर ऑफ एनी वर्कमैन शैल डिक्लेयर अ लॉकआउट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड 7 days आफ्टर.
pendency and 7 days after. Same was here also कि pendency and 7 days after. ठीक है. During the pendency before a labor court tribunal or national tribunal कि मान लो and 2 months after the conclusion. तो उसमें जनरल तो ये है कि भाई आपको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में तो आपको 6 वीक्स का नोटिस देना है, बट जनरल के लिए आपको वो नहीं देना. जनरल जो नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उसमें लिए आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर मान लो कंसिलिएशन चल रही है तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते. एडजुडिकेशन चल रही है, ये कंसिलिएशन है, ये एडजुडिकेशन है, लेबर कोर्ट में है, ठीक है ना, तो भी आप स्ट्राइक नहीं कर सकते. एडजुडिकेशन जो लेबर कोर्ट में मैटर है वो उस ड्यूरिंग पेंडेंसी एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स. ठीक है. अब कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स लेबर कोर्ट में कब होती हैं, ये हमने पढ़ा है. फ्रॉम द डेट अवार्ड बिकम्स एनफोर्सिएबल. ठीक है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिस डेट पे साइन कर देगा उस डेट से नहीं होगा, जिस डेट पे वो अवार्ड एनफोर्सिएबल होगा उस डेट से वो होगा. तो 2 months आफ्टर दैट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे कैन गो फॉर अ स्ट्राइक. ठीक है. पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एंड यहाँ भी 2 months हो गया. ठीक है. हाँ, उसके बाद ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच द सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी. ठीक है. और मान लो कोई सेटलमेंट या अवार्ड ऑलरेडी ऑपरेशन में है जिसमें पार्टीज ने एग्री किया है कि दे शैल अबाइड बाय, उस पीरियड में, उस सेटलमेंट के पीरियड में उनको स्ट्राइक है उस पर नहीं जाना है. इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होती हैं. इट इज़ a strike or a lockout shall be illegal if it is commenced or declared in contravention of section 22 and 23. कि अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है तो सेक्शन 22 का वायलेशन इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, और अगर नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है तो सेक्शन 23 का वायलेशन इलीगल स्ट्राइक माना जाएगा. इट इज़ कंटिन्यूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 3 और सेक्शन 10. कि मान लो ऑलरेडी कोई ट्रिब्यूनल का कंसिलिएशन का मेमोरेंडम आपने साइन कर लिया, आर्बिट्रेशन का आपके पास अवार्ड है, फिर भी आपने उसके कॉन्ट्रावेंशन में स्ट्राइक की, दैट इज़ अ इलीगल स्ट्राइक. हाउएवर देयर इज अ कैच टू इट कि a lockout declared as a consequence of an illegal strike and a strike declared as a consequence of an illegal lockout shall not be deemed to be illegal. तो मान लो किसी ने ऑलरेडी स्ट्राइक कर रखी है और मैनेजमेंट ने उस स्ट्राइक के बाद अपना लॉकआउट दिखा दिया, तो वो जो लॉकआउट है वो लीगल हो जाएगा. ठीक है. तो ये आप लोग देख लेना, अपना ये पढ़ लेना, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा है. ठीक है. Let us move to chapter 5A, which is layoff and retrenchment. Section 25A, applications of 25C and 25E. ठीक है. Section 25C inclusive shall not apply to industrial establishment. कोई मतलब नहीं है. ठीक है. 25A का क्लॉज ये कहता है to industrial establishment in which less than 50 workmen, ठीक है, on an average per working day has been employed in the preceding calendar month. ठीक है. And to an industrial establishment which are of seasonal character on which the work is performed intermittently. ठीक है. 25C and E जो है, अच्छा ये स्मॉल और बिग इस्टेब्लिशमेंट्स का है, तो दैट लेट अस जस्ट मूव टू सेक्शन 25B. ये अभी इसको हम लोग ना पढ़ेंगे जब आगे के से उसमें, तो ये क्लियर हो जाएगा. 25B, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस क्या होती है. डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ वर्कमैन शैल बी सेट टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर अ पीरियड इफ ही इज फॉर दैट पीरियड इन अनइंटरप्टेड सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस which may be interrupted on account of sickness, authorized leave, or an accident, or a strike which was not legal, or a lockout, or a cessation of work which is not due to any fault or part of workman. कि मान लो वर्कमैन आ रहा है, उसकी जो उसकी कंटिन्यूस सर्विस है उसमें लीव पीरियड्स भी माने जाएंगे, सिकनेस के पीरियड्स भी माने जाएंगे. कोई इलीगल स्ट्राइक हुआ तो भी उसकी सर्विस काउंट होगी. सिकनेस, लीव विद वेजेस, लीगल स्ट्राइक हुई है, इलीगल स्ट्राइक नहीं, लीगल स्ट्राइक हुई है, लीगल लॉकआउट हुआ है, तो वो पीरियड में भी जो उसका जो काम है उसको पीरियड ऑफ सर्विस, कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा कंटिन्यूटी के लिए. मान लो एक्सीडेंट हो गया या ले ऑफ हो गया, ले ऑफ मतलब वो काम के लिए गया और उसको काम नहीं दिया वो एम्प्लॉयर ने, तो भी उसको कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा. वेयर अ वर्कमैन इज नॉट इन कंटिन्यूअस सर्विस इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 1 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year or 6 months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer for a period of 1 year if the workman during the period of 12 calendar months preceding the date of reference
to which the calculation has been made has actually worked under the employer for not less than 190 days कि मान लो 190 दिन अगर साल में उसने काम कर लिया तो उसको 1 साल का सर्विस दिया जाएगा. 240 दिन किसी भी अदर केस में तो दिया जाएगा. फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, अगर मान लो 6 महीना, ठीक है ना, ये तो ठीक है. अगर मान लो 6 महीना सीजनल कैरेक्टर का 6 महीना उसने काम किया है तो 6 महीने में 95 दिन अगर उसने काम किए हैं तो उसकी सर्विस 6 महीने देखी जाएगी. अगर इफ़ इज़ वर्किंग इन अ ग्राउंड बिलो द ग्राउंड इन माइन, और अगर अबव द ग्राउंड वो काम कर रहा है तो 120 दिन उसका मिनिमम काम करना पड़ेगा, तब उसको हम 6 महीने की सर्विस ग्रांट करेंगे कि उसकी 6 महीने की कॉन्टीन्यूस सर्विस माना जाएगा. अब इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है फॉर द पर्पज नंबर ऑफ डेज ऑन विच द वर्कमैन इज एक्चुअली वर्कड अंडर द एम्प्लॉयर शैल इंक्लूड, कि मतलब उसको काम पे कब कब माना जाएगा. जिस दिन वो ले ऑफ हो गया परमिटेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, जिस दिन वो लीव विद वेजेस उसको मिली हुई हैं, और मान लो टेम्प्रोरी डिसेबलमेंट की वजह से एब्सेंट हो गया, और इन केस ऑफ फीमेल शी इज ऑन मैटर्निटी लीव, ये भी उसकी सर्विस काउंट कराएगी. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू सेक्शन 25C. ठीक है ना. 25C इज द राइट ऑफ वर्कमैन टू बी लेड ऑफ फॉर कंपनसेशन. मान लो कोई वर्कमैन अदर देन बदली वर्कमैन, और बदली वर्कमैन बेसिकली क्या होता है कि मान लो कोई शॉर्ट सीजनल जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें क्या होता है कि मान लो किसी की तबीयत ख़राब है तो उसकी जगह किसी दूसरे को रख लिया, तो जो उसका रिलीवर होता है ही इज़ रेफर टू एज बदली, कि उसको उसके बदले काम दिया गया है, कि जब वो नहीं आ पाएगा तब उसे रखा हुआ है. समबडी हु इज पुट ऑन बेंच अगेंस्ट अ पर्सन हु इज वर्किंग, तो द पर्सन ऑन बेंच इज रेफर टू एज बदली वर्कर. ठीक है. तो वेर एवर अ वर्कमैन अदर देन बदली और कैजुअल वर्कमैन, मतलब इसमें जो वर्कमैन की हम बात करेंगे वो हम रेगुलर वर्कमैन की बात करेंगे, हुज नेम इज बोर्न इन द मस्टर रोल, सैलरी रजिस्टर में उसका नाम है, एंड हु हैज़ कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 year ऑफ कॉन्टीन्यूअस सर्विस. कॉन्टीन्यूअस सर्विस के लिए प्रीवियस क्लॉज में मैंने बताया ये कि कैसे कंटिन्यूअस सर्विस ली जाएगी. अगर 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस है तो मान लो 190 दिन काम किया होगा या 240 दिन काम किया होगा, 6 महीने में 95 और 120 वाला क्लॉज है. ठीक है. तो मान लो नॉट लेस देन 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस द वर्कमैन, ठीक है ना. अगर रेगुलर वर्कमैन है जिसने 1 साल से ज़्यादा काम किया है, under the employee is laid off whether continuously or internally shall be paid by the employer for all days during which he is laid off, except for such weekly holidays as may intervene compensation which shall be equal to 50% of the total wages. ठीक है. तो अगर आप ले ऑफ करेंगे तो 50% ऑफ द बेसिक और डीए आपको देना पड़ेगा, provided that if during any period 12 months a workman is laid off for more than 40, अगर 45 दिन से ज़्यादा आप उसको ले ऑफ करते हैं, no such compensation shall be payable in respect for any period of layoff after the expiry of first 45 days. ठीक है. if there is agreement to that effect between the workman and employer. पहले 45 दिन अगर आप करते हैं, साल भर में 45 दिन उसको ले ऑफ करते हैं तो उसको पैसा देना पड़ेगा 50%. 45 दिन के बियॉन्ड करते हैं कोई ज़रूरत नहीं है उसको पैसा देने की आपको. ठीक है. ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेंटेन मास्टर रोल्स इररिलेवेंट. 25E वर्कमैन नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इन सर्टन केसेस. अब ये 5 mile का क्लॉज होता है. इफ़ ही रिफ्यूजेज, अगर मान लो कोई वर्कमैन है वो आपके पास आया, उसने काम मांगा, आपने कहा यहाँ तो काम नहीं है, लेकिन अदर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम एम्प्लॉयर, की मेरी एम्प्लॉयर की सेम कंपनी है जो 5 miles के रेडियस में है, मैं वहाँ आपको काम दिला देता हूँ. वर्कमैन कहता है नहीं नहीं मैं नहीं काम करूँगा, तो फिर अगर वो काम नहीं करता है देन द वर्कमैन इज नॉट एंटाइटल्ड टू फॉर कंपनसेशन ऑफ ले ऑफ. ठीक है. इफ़ ही डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ टू वर्क, भाई अगर वो आया ही नहीं काम करने तो वो किस बात का ले ऑफ का कंपनसेशन मानता है. ले ऑफ में तो प्राइमरी ये है कि इफ़ ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू वर्क and then he does not get work, then he is said to be laid off. तो अब if he does not present himself to work at the appointed time during working hours at least once a day, then he will not get compensation. If such laying off is due to a strike or slowdown of production on part of workman in another part of establishment. ठीक है. तो अगर मान लो आपके पास वर्कमैन जो है यूनिट ए में आया काम मांगने, ठीक है,
लेकिन यूनिट बी का वर्कर है, वो वर्कर जो है यूनिट बी का वर्कर है जहाँ पे हड़ताल चल रही है या स्लो डाउन चल रहा है या किसी भी तरह का विरोध चल रहा है, तो वहाँ से वर्कर भाग के आया और उसने कहा कि मुझे यूनिट ए में काम दे दो, और आपने उसको काम नहीं दिया। उसने कहा मुझे ले ऑफ का कंपनसेशन चाहिए, कंपनी उसको ले ऑफ कंपनसेशन नहीं देगी क्योंकि अदर यूनिट का वर्कर है, वहाँ वो ऑलरेडी स्लो डाउन या स्ट्राइक में इन्वॉल्व था, इसलिए कंपनी की कोई वो नहीं बनती, क्या कहते हैं, लाइबिलिटी नहीं बनती इस केस में। 25F कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन। ठीक है, नो वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री हु हैज बीन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर अंडर एन एम्प्लॉयर शैल बी रिट्रेंच्ड until the workman has been given 1 month of notice in writing indicating the reason of retrenchment and the period of notice has expired. The workman has been paid in lieu of such notice wages, कि भाई इसको आप 1 महीने का नोटिस देंगे तभी आप उसको काम से निकालेंगे। और ये 1 साल की सर्विस वाले एम्प्लॉयज़ के लिए बात होती है, 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस के लिए। ठीक है, if the workman has been paid at the time of retrenchment compensation which shall be equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof excess, तो भाई उस केस में भी जो है आपको जो है रिट्रेंच कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने 1 मंथ का नोटिस दिया आप रिट्रेंच कर सकते हैं। 15 डेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, अगर आप उसको कंपनसेशन दे रहे हैं तो भी आप उसको रिट्रेंच कर सकते हैं। ठीक है, नोटिस इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर इज सर्व्ड ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अथॉरिटी बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, तो भी आप उसको रिट्रेंच कर सकते हैं। बेसिकली इसमें यही है कि 30 डेज का नोटिस देना पड़ेगा और आपको 15 दिन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर आपको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। नाउ इट इज़ सेइंग दैट सेक्शन 25A जो हमने पढ़ा हुआ था वो कुछ क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज़ में जो है, ठीक है ना, 25C और E नहीं लगता है, विच इज़ राइट ऑफ वर्कमैन टू बी लेड ऑफ फॉर कंपनसेशन एंड कंडीशंस ऑफ रिट्रेंचमेंट। तो ये छोटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें 50 वर्कर से कम हैं और कोई एवरेज वर्किंग डे पे, ठीक है ना, जिसने जो है प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ में नहीं लगाया है, या फिर कोई सीजनल इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, जिसमें इंटरमिटेंट वर्क हो रहा है, तो उस केस में ले ऑफ्स जो हैं वो बहुत के जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं वो नहीं लगेंगे कि उनको ले ऑफ की कंपनसेशन नहीं देनी पड़ेगी एंड ऑल। तो ये चीज़ें ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स में नहीं होंगी, यही सेक्शन 25A कह रहा था। सो विल हैव टू समटाइम्स यू हैव टू वर्क अराउंड अ वे। जब लॉ पढ़ते हैं तो कभी कभी आपको आगे के सेक्शंस पढ़ने होते हैं, फिर आपको पीछे के सेक्शन समझ में आते हैं। ठीक है, इट्स नॉट वेरी इजी बट विल मेक इट ईजी फॉर यू। ठीक है, state amendment, I think this is not important. This is not important. State amendments are not important at all. Closure, compensation of workmen in case of transfer of undertaking. तो मान लो अगर कोई establishments है and establishment is being shifted to a new place, every workman who has been in continuous service for not less than 1 year in that undertaking immediately before such transfer shall be entitled to notice and compensation in accordance with the provisions of section 25F and if the, कि भाई उसको आप रिट्रेंचमेंट का 30 दिन का नोटिस देंगे, अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो 30 दिन पहले उसको बताएंगे। ठीक है, एंड इफ द वर्कमैन हैज़ बीन रिट्रेंच्ड तो उसको कंपनसेशन भी देंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू वर्कमैन इन एनी केस वेयर देयर हैज़ बीन चेंज इन एम्प्लॉयर बाय द रीजन ऑफ ट्रांसफर, कि मान लो कंपनी का मालिक ही बदल गया, ठीक है ना, एंड द सर्विस ऑफ द वर्कमैन हैज़ नॉट बीन इंटरप्टेड बाय सच ट्रांसफर, के जो नया वर्क एम्प्लॉयर है वो कहता है कि नहीं भाई इसको मैं ये काम पे रख लूँगा, तब उसको कोई रिट्रेंचमेंट ले ऑफ का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एप्लीकेबल टू द वर्कमैन आफ्टर सच ट्रांसफर्स आर नॉट बाय एनी वे लेस फेवरेबल, कि उससे कोई लेस फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, उस केस में नहीं फाइल कर सकता कंपनसेशन के लिए। न्यू एम्प्लॉयज अंडर सच टर्म्स ऑफ सच ट्रांसफर और अदरवाइज लीगली लायबल टू पे द वर्कमैन इन द इवेंट ऑफ हिज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन द बेसिस दैट हिज सर्विस हैज़ बीन कंटिन्यूअस एंड इज नॉट। तो अगर नया एम्प्लॉयर कहता है कि भाई तुम चले जाओ तो उसको कंपनसेशन दे के निकालता है, तो फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 60 days notice has to be given of the intention to close down undertaking. सो जहाँ पे 30 days है आपका ट्रांसफ़र में, और अगर मान लो आप कंक्लूड कर रहे हैं, कंपनी ही वाइंड अप कर रहे हैं, तो आपको 60 days बिफोर द डेट ऑफ क्लोजर, बिफोर द डेट ऑन विच इंटेंडेड क्लोजर हैज़ टू बिकम इफेक्टिव, इनको 60 days पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
लेकिन ये 60 डेज का क्लॉज कहाँ नहीं लगता है? अगर मान लो 50 से कम वर्कमैन है कंपनी में, ठीक है, इफ़ लेस देन 50 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड ऑन एन एवरेज डे इन द प्रीसीडिंग, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ब्रिजेस, इस तरह की फुटलूज टाइप की इंडस्ट्री है कि भाई जो अब अगर मान लो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है तो जिस दिन बिल्डिंग खत्म हो बन गई उस दिन काम खत्म हो गया, तो अब वो 60 दिन का नोटिस तो देगा नहीं ना उसको, है ना। तो इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया गया है कि भाई आपको 60 डेज क्लोजर वाइंड अप का 60 डेज नोटिस इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, कैनाल्स में नहीं देना है, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ वर्कमैन इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग, तो मान लो क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग हो जाता है तो उस केस में जो है क्या कंपनसेशन बनती है, ठीक है। वर्कमैन वही सेक्शन 25F है। आई डोंट थिंक इट इज़ very much, it is not, these fine details are not very important for the APFC examination, maybe if so अगर ALC के लिए प्रिपेयर कर रहे होते तो maybe it is of some use, ठीक है। 25G प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट क्या होगा? इन एप्स where a workman in industrial establishment who is a citizen of India has been retrenched and belongs to a particular category of workmen in that situation, in absence of any agreement between the employer, अगर मान लो कोई agreement नहीं है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में तो उसको ऑर्डिनरीली रिट्रेंच कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऑर्डर क्या होगा? लास्ट पर्सन टू बी एम्प्लॉयड इन दैट कैटेगरी, ठीक है ना, शैल ऑर्डिनरी रिट्रेंच द वर्कमैन हु वाज लास्ट पर्सन टू बी एम्प्लॉयड इन दैट कैटेगरी अनलेस द रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय द एम्प्लॉयर रिट्रेंचेस अदर वर्कमैन। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का जो प्रिंसिपल है वो लगेगा, लीफो प्रिंसिपल लगेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट पर्सन इन वर्स फर्स्ट, ठीक है। तो ठीक है, चैप्टर 5B स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। तो वो हमने जो पढ़ा वो नॉर्मल 100 लेस देन 100, ठीक है ना, लेस देन 100 के लिए था। अब जो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे दीज कंडीशंस अप्लाई टू एस्टैब्लिशमेंट्स विच आर बिग आई मीन रियल बिग, जैसे TCS, इन्फोसिस। तो 100+ पे अगर कोई कंपनी आती है 100+ एम्प्लॉयज़ की, देन उनको ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट जो करनी पड़ेगी उसके लिए उनके जो कंडीशंस होती हैं वो दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट, और विल रीड दीज इन चैप्टर 5B। सो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि TCS वॉज laying off a lot of employees, so they might as well have to follow these conditions. So section 25K क्या कहता है कि the provisions of this chapter shall apply to industrial establishments not being an establishment of seasonal character or in which the work is performed intermittently, in which not less than 100 workmen have been employed की on an average per working day in the preceding 12 months। पिछले एक साल में एवरेज वर्किंग डे अगर निकाला जाए तो 100 से ज़्यादा हर डेट पे होनी चाहिए, ठीक है। सीजनल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 25K अब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ 60। तो अगर मान लो 100+ या बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, तो पहले छोटी इस्टेब्लिशमेंट है 30 डेज़ का नोटिस था, अब इसमें क्या है 60 डेज़ का परमिशन लेना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट से कि आपको नो वर्कमैन अदर देन बदली वर्कमैन और कैजुअल वर्कमैन हुज नेम इज बोर्न इन द मस्टर रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस चैप्टर अप्लाई शैल बी लेड ऑफ बाय हिज एम्प्लॉयर एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और ये जो परमिशन है ये 60 दिन पहले आपको लेना पड़ेगा, obtained on an application made on this behalf unless such layoff is due to shortage of power, natural calamity, or in case of mine a layoff is due to flood, fire और inflammable gas explosion। तो मान लो कोई माइन है जिसमें कुछ आग वाग लग जाती है तो ऑब्वियसली यू हैव टू ले ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि आप वर्कर्स का जाना वहाँ सेफ नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको 60 डेज़ का प्रायर परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। कोल इंडिया की बहुत सारी माइंस होती हैं, और मे बी लेटर से ONGC की कोई बहुत बड़ी ऑयल रिग है, वहाँ आग वाग लग गई, तो वहाँ ऑब्वियसली ONGC विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू हायर वर्कर्स फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रिड एंड इट्स अ बिग एस्टैब्लिशमेंट। तो उस केस में उनको ले ऑफ करने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देयर इज़ अ कंप्लीट प्रोहिबिशन कि आपको 60 दिन का प्रायर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वट एवर इज़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर विच यू आर वर्किंग विल हैव टू अप्लाई।
An application for permission under subsection 1 shall be made by employer in prescribed manner, clearly stating the reasons for intended layoff, and a copy of such application shall be served simultaneously on the workman in prescribed manner. ये workman को भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है. Where a workman of the industry establishment being a mine has been laid off for the reasons of fire, flood, excess inflammable gas explosion, the employer in relation to such establishment shall within a period of 30 days from the date of commencement of layoff apply in prescribed manner to appropriate government and specified authority for permission of to continue layoff. तो अगर माइंस या में नेचुरल कैलेमिटी में फायर, फ्लड, एक्सप्लोजन के केसेस हैं तो उसमें तो यू कैनॉट सेंड द वर्कर्स टू दीज अनसेफ लोकेशंस. तो उस केस में आपको वर्कर्स को इमीडिएटली यू कैन ले ऑफ, बट देन अगेन विद इन 30 days from the date of commencement of that layoff you will have to file a permission with appropriate government कि भाई हमें ये layoff कंटिन्यू करने की इजाज़त दी जाए. 30 दिन के बियॉन्ड वहाँ भी layoff नहीं चलेगा, ठीक है. When an application for permission under this subsection has been made to appropriate government or the specified authority after making such inquiry as it thinks fit, तो authority will also make an inquiry, ठीक है, and give reasonable opportunity to employer and the workman, ठीक है, interested in the layoff, may having regard to the genuineness and adequacy of reasons for such layoff of interest of the workman and considering all relevant factors by order and for the reasons to be recorded in writing grant or refuse this permission. तो गवर्नमेंट इसको रिफ्यूज भी कर सकती है और ग्रांट भी कर सकती है, बट इट विल हैव टू डिलीवर अ स्पीकिंग ऑर्डर. उनको बताना पड़ेगा कि क्यों हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं इस layoff को, ठीक है. विद इन अ पीरियड ऑफ, ठीक है, व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन जब जाती है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम विच द एप्लीकेशन वाज मेड द परमिशन अप्लाइड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ द. अगर 60 दिन पहले उन्होंने एप्लीकेशन दी, 60 दिन तक कोई सरकार का उसमें से हाँ ना नहीं आया तो उसको डीम्ड ग्रांट ऑफ परमिशन माना जाता है. ऑर्डर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट परमिशन shall be subject to the provisions of subsection 7 and be final and binding on all parties concerned and shall remain into force for 1 year from the date of such order. तो जो भी परमिशन आपने मांगी 60 days के अंदर अंदर मान लो रिफ्यूज हो गया, then for the entire 1 year you cannot file for lay off with the government की उस 1 साल बाद ही आप फिर फाइल कर सकते हो. 1 साल तो रखना ही पड़ेगा आपको वर्कर्स को, ठीक है. Appropriate government or the specified authority may either on its own motion or application by the employer or workman review its order. Government review भी कर सकती है. Provided that whether reference has been made to tribunal and it shall pass an order award within 30 days from the date of order. मान लो अगर गवर्नमेंट के पास आया और गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में ट्रिब्यूनल को 30 दिन के अंदर अंदर इसका अवार्ड देना पड़ेगा, ठीक है. दिस इज ऑल, ठीक है. इफ the appropriate government is satisfied that owing to such exceptional circumstances an accident is establishment, death of the employer, it is necessary or by order to, मान लो कोई कंपनी में ऐसा हो गया कि भोपाल गैस ट्रेजडी या इस तरह की कोई वो हो गई कि मैं या फिर कोई मान लो एम्प्लॉयर ही मर गया या कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, तो अंडर सच केसेस गवर्नमेंट इफ इट फील्स नेसेसरी टू डू, तो इट विल डायरेक्ट कि the provisions of section 25C shall not apply. ठीक है, सेक्शन 25C shall apply. That means उसको 50% of the basic plus DA के बराबर compensation देना पड़ेगा अंडर सच. ठीक है, तो ले ऑफ क्लियर हो गया. अब रिट्रेंचमेंट देख लेते हैं. ठीक है, ले ऑफ का मतलब होता है छटनी हो गई कि आपको काम वाम दिया नहीं गया, ठीक है, आपको ले ऑफ कर दिया गया. रिट्रेंचमेंट क्या होती है? कंडीशंस और प्रेसिडेंट फॉर रिट्रेंचमेंट. नो वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट एज टू दिस चैप्टर अप्लाइज who has been continuous service for not less than 1 year shall be retrenched by the employer until A, the workman has been given 3 months notice indicating the reasons of retrenchment and the period of notice has expired. The workman has been paid in lieu of such notice wages for the period of notice. कि भाई उसको 3 महीने का नोटिस दिया, उसके बाद उसको कंपनी से आपने निकाल दिया. ठीक है,
प्रायर परमिशन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये छोटी कंपनी के लिए, बड़ी कंपनी का बता रहा हूँ मैं आपको, 100+ वाली कंपनी के लिए 3 महीने का, आपको जो छोटी कंपनी है उसमें 1 महीने का नोटिस है, बड़ी कंपनी में 3 महीने का नोटिस है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं CNE में, अब 25N में बड़ी कंपनी के लिए रिट्रेंचमेंट देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रायर परमिशन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और सच अथॉरिटी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन, अगर बड़ी कंपनी है तो आपको प्रायर परमिशन भी लेनी पड़ेगी और आपको 3 महीने का नोटिस भी लेना पड़ेगा। एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन शैल बी नीड टू एम्प्लॉयर इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर स्टेटिंग द रीजंस इंटेंडेड फॉर इंट्रेंचमेंट एंड द कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस। ये ठीक है, तो ये मास रिट्रेंचमेंट का है। अगर इंडिविजुअल रिट्रेंचमेंट है तो ये नहीं अप्लाई होते हैं, ये परमिशन नहीं अप्लाई होगा मेरे ख्याल में। तो आगे है, इसका भी एक क्लॉज है, एप्लीकेशन फॉर परमिशन हैज़ बीन मेड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जनरल। ठीक है, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर परमिशन हैज़ बीन मेड एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो वही सारी चीज़ें हैं, घूम फिर के आ रही हैं कि लेबर कोड पे आएगा, 30 डेज में देना पड़ेगा। इट्स बेसिकली सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। तो देख लिया। सेक्शन 25O प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन द अंडरटेकिंग। मान लो कोई कंपनी बंद करनी है आपको, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? 90 days before, an employer who intends to close down undertaking or industrial establishment to which this chapter applies shall in prescribed manner apply for prior permission at least 90 days before the date on which the intended closure is to become effective। 90 दिन पहले उसको देना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा? मान लो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिल्डिंग, रोड्स, कैनाल्स, डैम्स, इसमें 90 डेज अप्लाई नहीं होता है। An application for permission has been made, the appropriate government उसके बाद इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करके फिर रीजंस निकालेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वेयर द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ कम्युनिकेट नहीं करती है तो 60 डेज के बाद उसको डीम्ड मिल जाता है। ठीक है, अप्रूवल। ग्रांट ऑफ परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 एंड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एंड शैल रिमेन इन फोर्स फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। 1 साल के लिए वो ग्रांट ऑफ परमिशन रहता है। Appropriate government either on its own motion or application made by employer refer the matter for adjudication। तो अब मान लो कोई क्लोजर का किसी ने डाला हुआ है, अदर पार्टी की तरफ से भी रेफरेंस आ गया, तो गवर्नमेंट 30 दिन के अंदर अंदर उसको ट्रिब्यूनल को रेफर कर सकती है। ये वही सारी प्रोविजंस है, हम लोग उसको बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि छोटी कंपनी में भी क्या होगा, फिर बड़ी कंपनी में क्या होगा। ठीक है, अच्छा, ये 25P is sort of important but not for our specific examination per se। 25Q is important, penalty for layoff and retrenchment without previous permission। बिना परमिशन के लिए अगर किसी एम्प्लॉयर ने मान लो ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट करी है तो 1 महीने की जेल, 1000 रुपया फाइन या बोथ दोनों लग सकता है। ठीक है, पेनल्टी फॉर क्लोजर तो उसके लिए 6 महीने की जेल या 5000 रुपया फाइन। ठीक है, और मान लो एक एम्प्लॉयर जो है हु कॉन्ट्रावीन्स एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग ग्रांट ऑफ परमिशन टू क्लोज डाउन गिवन अंडर सेक्शन 25P शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर, और रिपीट ऑफेंस हो जाता है तो 1 साल या 5000 रुपये का फाइन या बोथ। और मान लो फिर उसके बाद भी कंटिन्यू करते रहते हैं तो 2000 रुपया पर डे के हिसाब से एम्प्लॉयर पे फाइन लगेगा। 25T प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, सेक्शन जो शेड्यूल 5 में लेबर प्रैक्टिसेस हैं वो नो वर्कमैन, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन शैल कमिट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ठीक है, पेनल्टी क्या होगा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के लिए? 6 महीना या 6 महीने की कैद या 1000 रुपया फाइन, बोथ। ठीक है, चैप्टर 6 डील्स विद पेनल्टीज। सेक्शन 26 इलीगल स्ट्राइक की पेनल्टी क्या होगी? इलीगल स्ट्राइक की पेनल्टी क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड फॉर 1 month, 1 महीने की जेल, और अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 रुपया। तो 50 रुपये का फाइन या 1 महीने की जेल लगेगी। मान लो एम्प्लॉयर करता है तो उस पर 1000 रुपये का फाइन और 1 महीने की जेल या बोथ लग सकती है। पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन 6 महीने की जेल या 1000 रुपया फाइन।
पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक 6 महीने की जेल, 1,000 रुपये फाइन। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ सेटलमेंट ऑफ अवार्ड, ये ना एक टेबल हम लोग बना लेंगे और टेबल बना के वी कैन जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स एंड सेक्शंस एज वेल। तो एक हम लोग मान लो तुमने सेक्शन बना लिया, फाइन बना लिया, जेल टर्म बना लिया, ठीक है। सेक्शन में आपने नंबर भी लिखा और सेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा लिख दिया और यहाँ फाइन और जेल टर्म लिख दिया। तो कंपेरेटिवली इफ़ यू हैव अ टेबल it would be a very good resource for you to learn. Do let me know in the comments if you want me to prepare a table. I'll take time and do it for you. ठीक है। बाकी पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ सेटलमेंट ऑफ अवार्ड, मान लो कोई सेटलमेंट अवार्ड ऑलरेडी दिया हुआ है और उसको आप लोग नहीं मानते हैं तो 6 महीने की जेल, फाइन, और अगर उसके बाद रिपीटेड कॉन्ट्रावेंशन है तो 200 रुपया पर डे का फाइन लगेगा। कोई लेबर कोर्ट में इधर उधर कोई मैटर है जिस पे आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी, 6 महीने की जेल, 1,000 रुपये फाइन। क्लोजर विदाउट नोटिस 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये फाइन। अदर ऑफेंसेस कुछ भी है तो 6 महीने की जेल, 1,000 रुपये फाइन। और कंटिन्यूइंग हो रहा है, अगर मान लो इफ नो पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब तो 100 रुपये की पेनल्टी इस एक्ट में लग सकती है, ठीक है। दीज मिसलिनियस provisions are not at all important. How is the revenue being recovered and all. So I think we have covered to the length and breadth this entire topic of Industrial Disputes Act. Just keep listening to this video again and again and we'll take more revision sessions to help you out in this. I wish you all the best and दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इसको पढ़ते रहो, इसको बार बार, जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे, उतनी बार आपका ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो पक्का हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ओके।